अच्छा, उनको उनको को होस्ट बना दीजिए, तभी बना दिया, बना दिया। हाँ हाँ। हाँ सर, एक्चुअली जो है अनम्यूट नहीं होने के कारण थोड़ा सा व्यवधान हुआ। बलराम जी। संदेश प्रगतिशील किसानों एवं वैज्ञानिकों के का समूह है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि समय समय पर समसामयिक रूप से किसानों को जैसा कि सीजन आता जाए उसके अनुसार जो है उन्नत उत्पादन तकनीकी फसल विशेष की उपलब्ध कराते जाएं। इसी कड़ी में आज 66वें वेबिनार के रूप में लहसुन की नवीन किस्में एवं की वैज्ञानिक तकनीकी के रूप में आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विजय महाजन साहब, जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं निर्देशालय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान पुणे महाराष्ट्र में। आपने आपका परिचय बलराम संदेश और मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें यह मौका मिला है कि हम इस वेबिनार के माध्यम से दोबारा आपको किसानों के बीच में जो है परिचय दें। आपने बीएससी एजी जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय इंदौर से की है, एवं एमएससी एजी एवं पीएचडी की उपाधि जो है आईआरआई से की है, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित अनुसंधान केंद्र है। इस सहायक प्राध्यापक के रूप में आपने अपनी शुरुआत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में की। इसके बाद जो है आपने वरिष्ठ वर्ष 2000 में प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निर्देशालय पुणे में और 2008 में प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में, साथ ही साथ अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना प्याज एवं लहसुन के नोडल वैज्ञानिक के रूप में भी आप अपने दायित्वों का निर्वहन निरंतर कर रहे हैं। 26 साल के शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ उन्नत तकनीकियों के प्रचार प्रसार में आपने अपने जीवन के 26 साल दिए हैं। आपने 10 प्याज की एवं 2 लहसुन की प्रजातियां विकसित की हैं। सफेद प्याज की प्रजाति भीमा शुभ्रा हेतु आपको किंग ऑफ ओनियन की उपाधि से तत्कालीन महामहिम राष्ट्र सरकार के द्वारा जो है आपको सम्मानित किया गया है। कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और विदेशों में भी आपने अपने अनुभव का लाभ जो है दिया है। साथ ही साथ आईसीआर के एसोसिएटशिप युवा वैज्ञानिक पुरस्कार एमपी कास्ट का, जो मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिया जाता है, उसके भी आप रेसिपिएंट हैं। 12 से ज्यादा छात्रों की एमएससी एवं पीएचडी के शोध आपके देखरेख में जो है सफलतम रूप से पूरे हुए हैं। साथ ही साथ अनुसंधान एवं विकास का बहुत ही लंबा अनुभव है। बलराम संदेश भाग्यशाली है कि आज आपको वक्ता के रूप में पाकर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे, क्योंकि यह बहुप्रतीक्षित वेबिनार है, जैसे ही आपका प्याज का वेबिनार जो है संपन्न हुआ, किसानों की तरफ से हमारे प्लेटफॉर्म को ये मांग आने लगी कि साहब लहसुन का भी जो है वेबिनार आदरणीय महाजन साहब से अनुरोध करें, और उसी कड़ी में व्यास साहब के माध्यम से आज आज के जो है मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर विजय महाजन साहब ने सहर्ष एवं सरलतम रूप से अपनी जो है किसानों को वेबिनार में अपने वक्तव्य साझा का, अपने अनुभव साझा करने की सहर्ष सहमति दी। हम सब उनके आभारी हैं, और मैं ज्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर विजय महाजन जी को। आपका स्वागत है श्रीमान। तो बलराम संदेश को मैं प्रणाम करता हूं, उसमें व्यास जी को भी प्रणाम करता हूं, और उनके सभी जो सहयोगी है उनको सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे मौका दिया कि मैं जो यहाँ पर अनुसंधान कार्य चल रहे हैं और लहसुन की उन्नत खेती कैसी की जाए उसके बारे में किसान भाइयों को मैं जानकारी दे पाऊं, और कोशिश करूंगा कि मैं आप तक किसानों तक मैं पहुंच पाऊं। मेरा प्रेजेंटेशन भले ही इंग्लिश में हो, लेकिन मैं आपको हिंदी में ही जानकारी दूंगा। तो सर्वप्रथम पुनः मैं धन्यवाद देता हूं और आरंभ करता हूं कि
लहसुन की आधुनिक खेती कैसे की जाए। तो सबसे पहली बात तो जैसा कि पहले ही बताया गया है कि लहसुन कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए भी, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज वगैरह जो है और कई बीमारियों के लिए लहसुन एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल कई प्रकार के रूप में काम करता है। और जैसा बताया कि रोज 2 कली खाया जाए तो आपके ब्लड में रक्त में कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, पाचन के लिए अच्छा होता है। तो ये कमर्शियली एक इम्पोर्टेंट बल्ब क्रॉप है और इसको एलियम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है और एमालिडेसी फैमिली में आता है। और इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है सेंट्रल एशिया और मेडिटेरियन रीजन है, और ये हमारे हिमालयन रीजन में भी इसको लगाया जाता है और मैदानी भागों में भी लगाया जाता है। परंतु मैदानी भागों में जो लहसुन लगाया जाता है वो शॉर्टे प्रकार का लहसुन होता है, जबकि पहाड़ी भागों में, हिमालय भागों में जो लहसुन लगाया जाता है वो लॉन्गडे प्रकार का होता है। यानी चाइनीज गार्लिक जो होता है वो आपको बाजार में दिखता है बड़ी पाकड़ियां वाला, तो वो लहसुन हमारे मैदानी भाग में नहीं लगा सकते हम। उसमें सिर्फ पत्ती की बढ़वार होती है, नीचे लहसुन नहीं बनता है। तो लहसुन 2 प्रकार के, लॉन्गडे प्रकार के और शॉर्टे प्रकार के होते हैं। तो इस बात का ध्यान किसान भाइयों ने जरूर रखना चाहिए। अब इसको दवाई के रूप में बहुत प्राचीन काल से हमारे इतिहास में इसका जिक्र किया गया है। रोम, इटली, ब्राजील, चाइना, भारत वगैरह 5000 वर्षों पूर्व में भी लहसुन का जिक्र किया गया है। और इसकी जो दवाइयों के रूप में तिब्बती मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, और भी कई जगह इसका जिक्र। इसके अलावा चरक संहिता उसमें भी इसको हृदय की बीमारियों के उपचार के लिए और आर्थराइटिस यानी गठिया रोग के उपचार के लिए इसका जिक्र किया गया है। तो इसका मेडिसिनल इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। और आजकल आप देख रहे होंगे बाजारों में गार्लिक के कैप्सूल भी आने लगे हैं, तो आप इसका महत्व समझ सकते हैं। अब दुनिया का यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा क्षेत्र चाइना का लहसुन उत्पादन करता है। लगभग 75% एरिया दुनिया का चाइना में लगाया जाता है, जबकि इंडिया में बहुत कम, लगभग 3 लाख हेक्टेयर के करीब। अभी वो एरिया थोड़ा बढ़ चुका है, 4-5 लाख हेक्टेयर के करीब पहुंच चुका है। तो चाइना में प्रोडक्टिविटी लगभग 25 लाख टन है, जबकि भारत में प्रोडक्टिविटी 5 या 6, एवरेज जो प्रोडक्टिविटी है प्रति हेक्टेयर वो 6-7 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं है। तो हमारे देश में इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, और प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब किसान भाई आधुनिक खेती करेंगे, साइंटिफिक खेती करेंगे और सही समय पर इसको लगाएंगे, संतुलित खाद देंगे, समय पर कीड़े बीमारी की रोकथाम करेंगे और सही जाति का सही समय पर लगाएंगे, तो हम उत्पादन निश्चित रूप से अच्छी तरह से ले सकते हैं। अब आपने देखा होगा चाइना सबसे ज्यादा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत आता है, उसके बाद ये 2018 का स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखा गया है। तो पूरी दुनिया में लगभग 15 लाख हेक्टेयर में लहसुन लगाया जाता है, जिसमें 8 लाख हेक्टेयर तो चाइना ही लगाते हैं, बाकी 3 लाख हेक्टेयर हमारा देश में लगाया जाता है। उत्पादन की बात करें तो देख लियो उत्पादन में कितना अंतर है। पूरे दुनिया का उत्पादन 284 लाख टन है, जिसमें 222 लाख टन सिर्फ चाइना उत्पादन करता है, और अभी हमारा देश 17 लाख टन उत्पादन करता है और बाकी के देशों की गिनती और पीछे आती है। तो दूसरा नंबर होने के बाद भी हम काफी पीछे हैं। अब यदि एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा लहसुन जो है चाइना एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद स्पेन है, अर्जेंटीना है, नीदरलैंड, ये सब छोटे मोटे देश एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम कभी कभी एक्सपोर्ट करते हैं, कभी कभी इंपोर्ट करते हैं। हमारी गार्लिक की परिस्थिति प्याज जैसी नहीं है, गार्लिक की स्थिति प्याज से काफी बिगड़ी हुई है। और जो इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज है गार्लिक, खासकर इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्राजील, मलेशिया, यूएसए, थाईलैंड, फिलीपींस, ये सब जो देश है ये लहसुन का आयात करते हैं। अब हम एक्सपोर्ट का चित्र देखें तो आप देख रहे होंगे ये इस चित्र बिल्कुल 2007, 8, 9, 10, 11, 12 से 18 तक आप देख रहे होंगे। तो अस्थायी चित्र है, कभी तो बहुत कम मात्रा में लहसुन एक्सपोर्ट किया गया है, कभी कभी 29,000 टन भी एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि 17-18 में 26,000 टन किया गया है। तो स्थिति अस्थिर है। इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट भी दूसरे जो प्रतिद्वंदी देश है वो कैप्चर कर लेंगे। तो खेती में हम देखते हैं कि भेड़ चाल चलते हैं, जैसे प्याज का रेट ज्यादा होता है तो सब प्याज के पीछे भागते हैं,
अब लहसुन का रेट ज्यादा होगा तो सब लहसुन के पीछे भागेंगे, फिर बाद में 3-4 साल में क्या होता है, लहसुन बाजार में इतना ज्यादा आता है कि फिर वो कोई लेने वाला नहीं होता है, उसके रेट डाउन हो जाते हैं। और उस समय फिर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, प्रक्रिया की बात करते हैं, तो बात बनती नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कांस्टेंट नहीं है। और दूसरा, प्रक्रिया भी यदि करना होगा तो समान मात्रा में वाजिब दर में यदि रॉ प्रोडक्ट मिलता रहेगा तो हम इसकी प्रक्रिया भी कर सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस का बहुत है, परंतु इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी तो हमारी कोई सी भी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग प्लांट या आधारित इंडस्ट्री ये चलना मुश्किल है। इसलिए प्लानिंग करके खेती करना जरूरी होगा। किसान भाई के पास जितना भी क्षेत्र हो उसमें 4-5 फसल बराबर भाग में बांट के लगाए, तो किसी भी फसल का यदि भाव कम होता है तो और फसल हमें एक इंश्योरेंस के रूप में काम करती है और हमें नुकसान नहीं होता है। साथ में क्रॉप रोटेशन भी हम जमीन में कर सकते हैं और कंटिन्यूस प्रोडक्शन हर फसल का हम ले सकते हैं, और जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह और एक्सपोर्ट भी हमारा कंटिन्यूस वाजिब चल सकता है। यदि जैसा कि मैंने बताया 140 देशों में लहसुन को लगाया जाता है, परंतु लहसुन लगाने में एक तो लहसुन बीज बहुत मुश्किल से बनता है। इजराइल में कुछ प्रयोग किया गया, जैसे प्याज के बीज असली बीज होते हैं काले काले, वैसे लहसुन के बीज के ऊपर भी प्रयोग चालू है, परंतु उतने अभी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। मुख्यतः लहसुन की प्लांटिंग कलियों द्वारा ही की जाती है, और लहसुन में मुख्य प्रॉब्लम है वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल का मिलना। यानी लेटेंट वायरस, बहुत सारे वायरस होते हैं लहसुन में, वो पता नहीं चलते हैं। और यदि हम सतत लहसुन के उसी खेत से 3-4 साल यदि बीज को वापरते रहेंगे तो आपको उत्पादन में कमी होती जाएगी। आप अदल बदल के दूसरे खेत से लहसुन का बीज यदि लेके लगाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी, जिसमें लेटेंट वायरस जो है वो कम कम आता है। और पोस्ट हार्वेस्ट के रूप में देखा जाए तो ढंग से यदि इसको नहीं भंडारित किया गया, क्योंकि लहसुन एक ऐसी फसल है जो कि मुख्यतः लगभग 90% रबी में लगाई जाती है और एक बार लगाई जाती है, और जो कि पूरे साल भर पुरानी पड़ती है। अक्टूबर से इसको लगाया जाता है और अप्रैल में निकाला जाता है, और अप्रैल के बाद ये अगले अप्रैल तक इसको हमको चलाना पड़ता है। लेकिन बीच के समय में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पहाड़ों से लहसुन उपलब्ध हो जाता है तो लहसुन के भाव कम होते हैं। यदि पहाड़ों से लहसुन उपलब्ध नहीं हो पाता है तो लहसुन के भाव आसमान चढ़ने लगते हैं। तो लहसुन में बहुत सारी वेरिएबिलिटी है, अलग अलग प्रकार के लहसुन होते हैं। एक होता है हार्ड नेक गार्लिक, जिसमें गांठें बनती है, गठान बनती है और ऊपर हल्की सी बुलबिस टाइप की बनती है, उसमें फूल तो नहीं आते हैं लेकिन कलिकाएं बनती है। और दूसरा होता है अपना सादा लहसुन, जो हम सादा लगाते हैं, शॉर्ट डे गार्लिक बोलते हैं। तो फोटोप्रोडिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोले तो मैंने पहले बताया कि लॉन्ग डे, इंटरमीडिएट डे और शॉर्ट डे, ऐसे 3 प्रकार के लहसुन होते हैं। तो हमारे मैदानी भाग में किसान भाई कृपया करके शॉर्ट डे गार्लिक की खेती कर सकते हैं। इसी प्रकार एक एग्रीफॉर्म पार्वती, ये NHRDF ने जात निकाली है, तो ये यहाँ हमारे मैदानी भागों में नहीं होती है, इसी पहाड़ी भागों में होती है। तो इस प्रकार ये हम देख सकते हैं लहसुन कई रंग के होते हैं। गहरे लाल रंग का भी लहसुन होता है, फीका लाल रंग का होता है, कुछ धारियां लाल गुलाबी रंग की लहसुन के ऊपर होती है, और कई होते हैं लहसुन सफेद रंग का होता है, कुछ लहसुन कॉम्पैक्ट होता है, कुछ लहसुन मोटा होता है, कुछ पतला होता है। तो अलग अलग प्रकार के वेरिएबिलिटी हमारे देश में पाई जाती है। यदि ये देखिए अलग अलग पकड़ियां जो है, आप अलग अलग प्रकार के लहसुन के यहाँ कलियां देखते होंगे। तो जहाँ साधारणतः सफेद लहसुन ज्यादा प्रचलन में होता है, परंतु लाल लहसुन भी या बैंगनी रंग का लहसुन ऐसा कहा जाता है कि ये लोकल लहसुन है और दवाई के रूप में ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, लाल लहसुन की भी जातियां हैं और उसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी सफेद लहसुन की तुलना में ज्यादा है। तो चैलेंजेस जो है, तो लहसुन में क्योंकि फूल नहीं बनता है इसलिए जाति निकालना बड़ा मुश्किल होता है। क्लोनल सिलेक्शन करके ही हमें जात डेवलप करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें वेरिएबिलिटी क्रिएट करना जो पड़ता है, जो कि समूह क्लोन वेरिएशन है या टिश्यू कल्चर में, या फिर केमिकल जो है म्यूटाजेनिक एजेंट है उसके थ्रू हम ट्रीट करके वेरिएबिलिटी क्रिएट करते हैं और उससे फिर जातियां निकालने का काम करते हैं। और वातावरण में कुछ प्रमाण में म्यूटेशन होता है
इसी कारण आपको लहसुन में विविधता दिखती है, जो कि कलियों के द्वारा उत्पादन होने के बाद भी उसमें विविधता आपको दिखाई पड़ती है। दूसरा चैलेंज है उत्पादकता बढ़ाना, तीसरा रोग और कीड़ों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाना, और चौथा चैलेंज है इसमें फूल पैदा करना। इसके ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं। यदि हम इसमें बीज बन जाए तो बीज की मात्रा कम लगेगी। जैसे प्याज की बीज की मात्रा 8 किलो प्रति हेक्टेयर लगती है, उसी प्रकार लहसुन में यदि बीज बन जाए तो हमें 1 हेक्टेयर लगाने के लिए 5 क्विंटल लहसुन लगता है, तो यहाँ 7-8 किलो बीज में भी काम हो सकता है। हम बाकियों की बात करें तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है। एमपी के विरावरी ने गोदावरी, श्वेता फुले बसवंती जात निकाली है, IRA ने फुले सिलेक्शन निकाली है, हिसार ने निकाली है, NHRDF नासिक ने लहसुन के ऊपर काफी काम किया है और उनकी बहुत सारी जाति डेवलप की हुई है। G1, G41, G50, G282, इंदौर साइड में G282 ज्यादा अच्छी उत्पादन देती है, जबकि महाराष्ट्र में इसका उत्पादन कम होता है। एग्रीफाउंड पार्वती ये हिमाचल क्षेत्र के लिए, और G404 ये भी लॉन्गे प्रकार का गार्लिक है और ये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार G189 और G323 ये नई प्रजाति डेवलप की गई है। तो ये लहसुन की NHRDF की काफी अच्छी जातियां हैं। अल्मोड़ा की जातियां मुख्यतः लॉन्गे प्रकार की जातियां हैं। इसी प्रकार लुधियाना ने भी पंजाब गार्लिक और गार्लिक 56-4 ये सफेद रंग की जाति, गुजरात से GG1 और GG2 सीरीज डेवलप की गई है। तो इसमें कलियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और कलियां थोड़ी बारीक होती है। इसी प्रकार हमारे प्याज और लहसुन अनुसंधान केंद्र ने भीमा ओंकार सफेद रंग की और भीमा पर्पल ये गुलाबी रंग की जात डेवलप की गई है। और TNAU कोयम्बटूर में ऊटी 1 जात डेवलप की। ऊटी में आपको बता दूं कि वहां पर साल में 3 फसल ली जाती है, बाकी अन्य प्रदेशों में भागों में साल में 1 ही फसल ली जाती है। तो ये भीमा पर्पल जो है इसमें गुलाबी रंग के हल्के स्ट्राइप्स होते हैं और एक कॉम्पैक्ट होती हैं। इसमें TSS 33 से 42 डिग्री प्रतिशत तक होता है। एलिसिन कंटेंट 2.9 मिलीग्राम प्रति ग्राम गार्लिक का इसमें होता है। और इसमें ये मैच्योरिटी कब 140 दिन के लगभग मैच्योरिटी होती है। और ये एवरेज उत्पादन दिया है 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर, परंतु हम अच्छा उत्पादन करें तो इवन 10 टन 12 टन भी उत्पादन हम ले सकते हैं। और ये आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटका इन क्षेत्रों के लिए इसको सिफारिश किया गया है। इसकी खेती हम मध्य प्रदेश में भी कर सकते हैं। भीमा ओंकार ये दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान के लिए सिफारिश की गई है और इस सफेद रंग की कलियां इसमें होती है और इसका उत्पादन 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर होता है। और ये भी 135 दिन के लगभग अंदर में परिपक्व होती है। ये NHRDF की वैरायटी G41 एग्रीफॉर्म व्हाइट ये काफी पुरानी वैरायटी है। तो यमुना सफेद सीरीज जो है NHRDF की है, जिसमें मैंने बताया 189 नई जात है, 324 ये नई जाति डेवलप की गई है। 313 और 408 ये लॉन्गे प्रकार की जाती है, जो कि एग्रीफॉर्म पार्वती और एग्रीफॉर्म पार्वती 2 नाम से जानी जाती है। तो ये आपको इस प्रकार के आपको दिखाया जा सकता है। एग्रीफॉर्म व्हाइट इंदौर साइड में उतने उसमें बीमारी के आने की संभावना ज्यादा आती है, तो इसलिए इंदौर साइड में G282 या 189 ये जातियां अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार ये एग्रीफॉर्म पार्वती 2, G384, यमुना सफेद 5, G324, G378, इसी प्रकार G282 यमुना सफेद 3 और G50 ये यमुना सफेद 2 और इसी प्रकार G323 यमुना सफेद 4। तो ये NHRDF की जातियां हैं। और NHRDF का भी केंद्र इंदौर में रीजनल सेंटर है, तो वहां से भी किसान भाई लहसुन की जातियां ले सकते हैं। हमारे केंद्र से भी भीमा पर्पल ये जातियां ले सकते हैं, लेकिन पहले से आवेदन करे तो आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। अब रहा कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की बात करें तो मैंने जैसे पहले बताया कि रबी की प्रमुख फसल है। इसमें जमीन की जो है उपजाऊ जमीन होनी चाहिए, लोमी जमीन होनी चाहिए, हल्की या मध्यम भारी जमीन सबसे बढ़िया होती है। और इसमें pH जो है 6 से 8 होना चाहिए। और सही समय लगाने का जो है 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर सबसे बढ़िया है। और यदि ज्यादा से ज्यादा 15 नवंबर तक लगा सकते हैं, परंतु जितना लगाने में देर करेंगे अक्टूबर के बाद तो आपको उत्पादन में थोड़ी सी कमतरता आने लगती है। और 15 नवंबर के बाद लगाएंगे तो उत्पादन में ड्रास्टिक कमी होती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
और लगाते समय पाकड़ियों का, जो लहसुन की कलियों का आकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा बड़ा आकार लेंगे तो हमें बीज की संख्या ज्यादा लगेगी, खर्चा ज्यादा आएगा, और ज्यादा छोटे आकार की कलियां लगाने के लिए लेंगे तो हमारा उत्पादन कम होगा। स्वाभाविक है, बीज की दर तो कम लगेगी लेकिन उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। इसलिए लगाने वाली कली का जो आकार है, वजन जो है 1 से 1.5 ग्राम वो सिफारिश किया गया है। और इसको जो है 10 बाय 15 सेंटीमीटर या 10 बाय 15 बाय 7.5 सेंटीमीटर पर लगाएं तो हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इसको लगाने का 2 तरीका है, एक सपाट जमीन पे यानी फ्लैट बेड पे फ्लड से पानी देकर, या फिर रेस बेड पर उठी हुई क्यारियों पर। अब वैसे देखा जाए तो अब जमाना उठी हुई क्यारियों का आ चुका है और ड्रिप सिस्टम का आ चुका है। किसान भाइयों से यही कहूंगा कि ड्रिप का फायदा उठाए और टपक टपक यानी एक बूंद और अच्छा उत्पादन, इस हर बूंद का अधिक उपयोग करें तो आपको फायदा अधिक होगा और उत्पादन भी अधिक होगा। और जैसा मैंने बताया, ड्रिप से या स्प्रिंकलर से भी इसको आप लगा सकते हैं। और लगाने के पूर्व इन कलियों को कार्बोसल्फोन या फिर बाविस्टिन, इसमें जो है आधा घंटा कलियों को डुबोकर और सुखाने के पश्चात इसको लगाएंगे तो लगभग 25-30 दिन कीड़े और बीमारी से आप बचाव कर सकते हैं। यानी कार्बोसल्फोन बाविस्टिन दोनों का संयोग, ये कार्बोसल्फोन कीटकनाशक है और बाविस्टिन जो है कार्बनडाजिम कवकनाशी है। तो कीड़े और बीमारी से लगभग 25 दिन तक संरक्षण होता है। जैसा मैंने बताया, 1 हेक्टेयर लगाने के लिए आपको 500 किलोग्राम गार्लिक लगता है। अब इस प्रकार आप फ्लैट बेड बना सकते हैं, परंतु फ्लैट बेड में ख्याल रखिए नेट एरिया 60 से 65% ही लगाने में आता है। बाकी का आपका नालियां और मेड़ बनाने में आपका एरिया जाता है। दूसरी बात, आप फ्लैट बेड में यदि 2 मीटर साइड में पानी देने की नाली रखेंगे तो 68% नेट एरिया लगाने में आता है। यदि 3 मीटर के साइड में पानी देने की नाली रखेंगे तो नेट एरिया 63% आता है। तो बेड का आकार 3/2 ही है, परंतु पानी देने की नाली किस दिशा में है इसके ऊपर भी आपका नेट एरिया निर्भर करेगा। और जैसा कि मैंने बताया, ड्रिप सिस्टम या ड्रिप के ऊपर किसान को लेना ही चाहिए। समय की मांग है, पानी कम होता जा रहा है, जमीन का स्तर में नीचे पानी कम होता जा रहा है। और कई बार किसान के पास पानी अधिक भी होता है तो सोचता है कि क्यों ना पानी खूब पिलाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादा पानी पिलाना भी नुकसानदायक होता है, जिसके कारण जमीन में सड़ने का प्रमाण बढ़ जाता है और स्टेम फ्लेम ब्लाइट, पर्पल ब्लॉच वगैरह जो है बीमारी भी अधिक आती है। हमें लगता है हम ज्यादा पानी देंगे तो बढ़वार अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज लिमिट में ही फायदेमंद होती है, और कम होगा तो भी नुकसान होगा, अधिक होगा तो भी नुकसान होगा। तो ड्रिप सिस्टम पर लगाने के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर दूरी के आप क्यारियां बना लीजिए, उठी हुई क्यारियां। इसके लंबाई 60 मीटर तक रख सकते हैं। और इसके ऊपर 2 नलियां यानी ड्रिप नलियां 16 mm की, जिसमें कि 30 से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखने वाले ड्रिपर होंगे। ऐसे प्रकार की आप नलियां लगाएंगे तो आप 1 मीटर 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, तो आप 10 सेंटीमीटर यदि प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग पकड़े तो एक लाइन में आप आड़ी यदि पकड़े तो 12 कलियां लगा सकते हैं, और 15 सेंटीमीटर के अंतर पर इस प्रकार आप प्लांट पॉपुलेशन भी मेंटेन कर सकते हैं। याद रखिए, लहसुन एक भी प्याज की तरह एक फसल ऐसी है कि एक कली लगाएंगे तो एक गांठ बनती है। तो प्लांट पॉपुलेशन नेट एरिया में सिफारिश की गई संख्या के अनुसार होना जरूरी है। यदि प्लांट पॉपुलेशन कम हो गई तो यहाँ पर आपका नेट हेक्टेयर में उत्पादन मार खा जाएगा, और साथ में आपका अनिवन उत्पादन होगा। कहीं छोटे लहसुन रहेंगे, जहाँ स्पेसिंग ज्यादा होगी वहां लहसुन का आकार बड़ा होगा। तो इस बात का ध्यान देना जरूरी है। और ड्रिप सिस्टम में बहुत से फायदे पाए गए हैं। एक तो 40% पानी की बचत हमने प्रयोग में पाया गया है। इसके अलावा इसमें एक तो लाइट की समस्या बहुत अधिक है। आज अभी आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि कोयले की कमी होती जा रही है हमारे देश में, और हो सकता है बिजली 3-4 दिन बाद अधिक से पूर्णा भी मुश्किल होगा। और अभी लहसुन लगाने का समय आ गया है। ऐसे समय में लाइट नहीं रही तो आप फ्लड सिस्टम से लहसुन लगाएंगे तो लहसुन लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस ड्रिप सिस्टम में लहसुन लगाना बहुत आसान है। आप क्यारियां बना लीजिए, लहसुन लगाने के 4-5 दिन पूर्व इन क्यारियों को हल्का सा भिगाइए, इतना भिगाइए कि आप इसके ऊपर चढ़कर
बैठकर लहसुन की कलियां लगा सकते हैं। लाइट नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, लहसुन में नमी, जमीन में नम्रता उपलब्धि है और लहसुन अंकुरण छोड़ने लगता है। जैसे ही लाइट आएगी तो आप ड्रिप सिस्टम से बटन दबा दीजिए, आपका खेत पूरा तरह से गीला हो जाएगा। और एक बार अच्छी तरह से गीला होने के पश्चात 2 दिन के अंतर पे भी यदि लाइट हमें 1 या 2 घंटा मिली तो भी सफिशिएंट है। मतलब दिन भर या हर दिन लाइट हमारी खेती के लिए उपलब्ध होना जरूरी नहीं। साथ में ड्रिप सिस्टम का फायदा ऐसा है कि रिमोट सिस्टम से हम घर बैठे ही पंप को ऑपरेट कर सकते हैं। रात में यदि लाइट आती है तो आप रिमोट से सिस्टम या टाइमर लगा सकते हैं और आपका पूरा खेत गीला हो जाएगा। और जितना पानी देना है आप मौसम के अनुसार, जमीन के अनुसार, अब ठंडी होगी तो थोड़ा कम पानी देंगे, गर्मी होगी तो थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ा देंगे। तो 2 दिन के अंतराल पे आधा से पौन घंटा यदि पानी दिया तो लहसुन की फसल पूरी तरह से खेत मतलब गीला हो जाएगा और हमारा लहसुन उत्पादन अच्छा होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ब्रॉड बेस पे लहसुन उत्पादन हम अच्छी तरह से ले सकते हैं। और दूसरी बात, ड्रिप सिस्टम पर लहसुन निकालने का फायदा ऐसा है कि जमीन एक तो नरम बनी रहती है और हम इसमें फसल को पानी देते हैं, जमीन को पानी नहीं देते हैं। इसके कारण नींदा का नियंत्रण भी बहुत आसान हो जाता है। हम फ्लड सिस्टम से पानी देते हैं तो बहुत सारा खरपतवार का बीज बह के चला जाता है और खरपतवार नियंत्रण बार बार करना पड़ता है। तो इस प्रकार ड्रिप सिस्टम में खरपतवार का समस्या बहुत कम होती है और हार्वेस्टिंग भी बहुत आसान होती है। छोटा सा बालक भी लहसुन को बिना खुरपी लगाए उखाड़ सकता है। जबकि आप फ्लड से पानी देते हैं, इंदौर साइड की जमीन तो थोड़ी सी काली होती है, तो फ्लड से पानी देने के बाद जब निकालने की स्थिति आती है तो जमीन कड़क हो जाती है, आपको खुरपी लगानी पड़ती है, खोद के निकालना पड़ता है और काफी समय लगता है। तो इस चीज का आप ध्यान देंगे तो जरूर फायदा मिलेगा। और गवर्नमेंट भी ड्रिप को बढ़ावा दे रही है, इसके ऊपर सब्सिडी दे रही है और इसका लाभ लेना बहुत जरूरी है। स्प्रिंकलर के ऊपर भी आप लहसुन लगा सकते हैं, माइक्रो स्प्रिंकलर का यूज करके। लेकिन स्प्रिंकलर में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी की क्वालिटी अच्छी होना जरूरी है। नदी के किनारे यदि गंदा वाला पानी होगा या पानी में क्षार या क्लोराइड ज्यादा होंगे तो ड्रिप के बजाय स्प्रिंकलर में लहसुन लगाना घातक होगा, क्योंकि खराब पानी होने के कारण पत्ती का संबंध सीधे पत्तियों से आता है, पानी का संबंध, और इसके कारण पत्तियां झुलस सकती है और हमारा उत्पादन पर असर पड़ सकता है। यदि पानी की क्वालिटी अच्छी होगी तो आप स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करके भी लहसुन लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख लीजिए ट्रैक्टर के द्वारा या बैलजोड़ी के द्वारा जो फाल है आपका पोटैटो रिजर जो बोलते हैं, इसको 1 मीटर 65 सेंटीमीटर इतने अंतर पर यदि सेट कर दिया तो 4 फुट की जो उठी हुई क्यारियां अपने आप बन जाती है और इसको लेवलिंग कर लिया जाए और इस प्रकार स्प्रिंकलर पे या ड्रिप पे आप लहसुन अच्छी तरह से लगा सकते हैं। स्पेसिंग मैंने बताया 10 सेंटीमीटर यदि लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में यदि हम जगह न छोड़े तो 6,66,000 कलियां लगाते हैं, परंतु 3/2 यदि प्लॉट बनाएंगे तो उसमें लगभग 33% एरिया ही आप कम लगता है और 10 सेंटीमीटर पर लहसुन लगाएंगे तो लगभग 10 लाख कलियां आपको लगेगी। और तो ये यदि 3/2 मीटर क्यारियां पे लगाएंगे तो इसमें 33% आपको कम फाकड़े लगेंगी। जबकि इस रेस बेड पे यानी लहसुन लगाएंगे तो आपका नेट एरिया भी 75% लगाने में आता है। तो ये ड्रिप के ऐसे फायदे हैं। तो इस प्रकार ब्रॉड बेस्ड और रेस बेड पर आप लहसुन लगाएंगे, ये देख लीजिए डिस्टेंस जो है एक सरीका रखेंगे तो लहसुन की पैदावार अच्छी होती है, रोग कीड़े बीमारी भी कम आते हैं और इसका नियंत्रण करना भी आसान होता है। कई बार लहसुन किसान भाई फेंक के लगाते हैं तो उसमें नुकसान होता है। कई जगह लहसुन घना गिरता है तो वहाँ पैदावार कम होती है और कहीं पतला होता है तो वहाँ लहसुन मोटा होता है और रोग और बीमारियों का नियंत्रण भी करना जहाँ फेंक कर लगाया जाता है मुश्किल होता है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए ये ड्रिप में किस प्रकार लहसुन लगा सकते हैं। लहसुन के मैकेनाइजेशन के ऊपर काम चालू है, प्लांटर अभी डेवलप किए जा रहे हैं, अभी उतने हमारे देश में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, परंतु आने वाले समय में
जरूर उम्मीद है कि गार्लिक प्लांटर मिल जाएंगे। यदि गार्लिक प्लांटर डेवलप हो जाते हैं तो लगाने में जो लेबर लगता है वो हमारा काफी बच सकता है। अब रही खाद की बात, तो लहसुन में सामान्य 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटैश और 50 किलोग्राम गंधक ये सिफारिश किया गया है। लेकिन रासायनिक खाद के साथ साथ आपको सड़ा हुआ गोबर की खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर, उसके साथ साथ बायो फर्टिलाइजर वगैरह जो है 3 से 5 किलोग्राम एजिटोबैक्टर इस टाइप के जो है वो उपयोग करना जरूरी है। रासायनिक खाद आने के कारण किसान भाइयों ने गोबर की खाद या कंपोस्ट का उपयोग छोड़ दिया, उसके कारण दोष देने लगे ये रासायनिक खाद के कारण हमारी जमीन खराब होने लगी। ऊपर से रासायनिक खाद का भी असंतुलित प्रयोग करते हैं, इसके कारण हमारी जमीन खराब हो रही है, न कि रासायनिक खादों के कारण हो रही है। यदि हम गोबर की खाद, बायो फर्टिलाइजर और संतुलित खाद, एनपीके, गंधक, इसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट सॉइल टेस्ट के आधार पर यदि देंगे तो हमारी जमीन उपजाऊ बनी रहेगी। इसमें हम सिस्टम को दोष नहीं दे सकते हैं कि रासायनिक खाद के कारण हमारी जमीन खराब हो। अब रहा खाद कैसे देना, कब देना। फास्फोरस, पोटैश और गंधक ये तो लगाने के पूर्व जमीन में दे देना है, और गोबर की खाद तो आप जमीन आखिर की जो तैयारी करते हैं खेत की उसमें अच्छी तरह से मिला दीजिए। इस गोबर की खाद के साथ साथ आप ट्राइकोडर्मा हर्जियानम ये लगभग 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये भी जमीन में डालेंगे तो सॉइल बॉर्न डिजीज से रोकथाम में बहुत फायदा होता है। लेकिन ट्राइकोडर्मा का कैसे डालना, इसमें आप 100 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए, उसमें इस 1.5 किलो पाउडर को समान मात्रा में 5 भाग में इस गोबर की खाद को बांट दीजिए और उसमें इसको मिला दीजिए, और इसको मिलाने के बाद इसको हल्का सा गीला कर दीजिए और ढक दीजिए, और हर 3-4 दिन में इसको अल्टी पल्टी करिए। ऐसा 15 दिन तक करिए। उसके पश्चात इसमें क्या होगा, ये ट्राइकोडर्मा का कल्चर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसको आप जब आखिरी बार जब जमीन तैयार करते हैं तो उस समय इस जमीन में इसको मिला दीजिए, और उसके पश्चात रासायनिक खाद डालने के बाद आप लहसुन एक वाफे बनाइए, कैरियर बनाइए और उसमें लहसुन लगाइए। जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बोरेक्स 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बेसल डोज भी रिकमेंड किया गया है जहां जिंक और बोरॉन की डेफिशिएंसी है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट 2.5 ml प्रति लीटर ये 30, 45 और 60 दिन के अंतर पर भी हम इसको छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट बेहतर होगा सॉइल टेस्ट बेस के आधार पर करें तो फायदा है। अब रही नत्र की बात, नत्र का जो है 100 किलोग्राम नत्र है तो इसमें पहला भाग लगाने के समय आप जमीन में दीजिए, दूसरा भाग लगाने के 1 महीने बाद, और तीसरा भाग लगाने के 50 से 60 दिन बाद। 60 दिन के बाद कोई सा भी रासायनिक खाद न दे, इस बात का किसान भाई ख्याल रखें। अब इरिगेशन की बात है, मैंने पहले ही बताया कि इसको लाइट इरिगेशन लगते हैं, फ्लड से पानी देते हैं तो 10 से 12 इरिगेशन आपको देने पड़ेंगे, परंतु स्प्रिंकलर या ड्रिप से देंगे तो आप 2 दिन 3 दिन के इंटरवल पे 1-2 घंटा भी यदि पानी देंगे तो आप इसमें अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। नहीं तो फ्लड में पानी देने में क्या है, लाइट इरिगेशन यदि नहीं दिया गया, ज्यादा भर के देंगे तो जमीन में पूरा पानी बेकार चला जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें जो उथली रहती है 15-20 सेंटीमीटर से अधिक जड़ें नहीं जाती है। इसी तो ये तो मैंने ड्रिप के फायदे आपको पहले ही बता दिए कि इसमें तो एक तो कॉस्ट भी, इरिगेशन कॉस्ट भी 60% तक कम हो जाती है। इसके साथ साथ आप इसमें सिर्फ इस प्रकार के सिस्टम में अकेला लहसुन नहीं, प्याज भी, टमाटर, बैंगन, गेहूं, मक्का, कोई भी फसल इस प्रकार के जो मैंने कैरी सिस्टम बताया है आप इसमें कोई भी प्रकार की फसल ले सकते हैं। अब रही निंदा नियंत्रण की बात, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि लहसुन एक तो क्लोज स्पेसिंग में लगाया जाता है, और शुरुआती काल में यदि नींदा का बढ़वार अधिक होता है तो हमारा लहसुन की बढ़वार पर इसका असर पड़ता है। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल है, लहसुन आप सूखी जमीन में भी लगा सकते हैं, और लगाने के पश्चात आप वीडिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, और इसमें ऑक्सीक्लोरोफेन जो 1.5 मिली से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या पेंडामिथलिन जिसको स्टाम्प भी बोलते हैं, ये 3.5 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर, या बासालिन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से आप लहसुन लगाने के पश्चात सूखी जमीन में या पहले से भीगी हुई जमीन होगी जैसे ड्रिप पे, तो इसमें छिड़काव कर सकते हैं। फ्लैट मुझे सिर्फ छिड़काव करिए, इस बात का ख्याल रखिए। और छिड़काव करने के बाद इतना ध्यान रखना होगा कि आधे घंटे 1 घंटे के अंदर इसको भिगोना जमीन को जरूरी है। यदि लाइट नहीं रही तो आप जितना एरिया भिगो सकते हैं आधा 1 घंटा में, उतने ही एरिया में आप इस
खरपतवार नाशी का छिड़काव करे तो ही खरपतवार नाशी फायदा करेगी। यदि जमीन में मॉइस्चर नहीं बना रहा तो एक खरपतवार नाशी अधिक फायदा नहीं करती छिड़कते समय, तो इस बात का ख्याल रखिए। उसके पश्चात 40 से 60 दिन के अंतर पर एक आप निंदा नियंत्रण हाथ से करेंगे तो जमीन भी हल्की होगी और जमीन में एरेशन भी अच्छा होगा, तो ये आप निंदा नियंत्रण अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब रहे बीमारियों की बात, तो गार्लिक में स्टेम फिल्म ब्लाइट जो झुलसा रोग आता है, खासकर रबी में आता है, जिससे बदली वाला वातावरण रहता है और इसमें सिरे से टिप बर्निंग चालू होती है और अंदर की भाग से पत्तियां सूखने लगती है। और यदि इसको समय पर यदि आपने नहीं रोकथाम की तो 4-5 दिन में ही आपका पूरा खेत पीला पड़ जाता है। और इसके पश्चात यदि जब पूरा खेत यदि पीला पड़ेगा, इस स्टेज पे यदि कंट्रोल करने जाएंगे तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो जैसे आपको लगने लगता है कि वातावरण में बदली आने लगी है, 3-4 दिन बदली रहेगी, क्यों ना हम प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे ट्राइसाइक्लाजोल या हेक्साकोनाजोल या प्रोपेनोजोल इन फंजीसाइड्स का यदि करके रखें तो स्टेम फिल्म ब्लाइट हो गया, पर्पल वॉच हो गया, इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसमें थ्रिप्स कीड़ों, इसके अलावा पर्पल ब्लॉच, इसमें गुलाबी रंग के धब्बे पत्तियों पे दिखाई पड़ते हैं और ये उमस अधिक रहे और क्लाउडी वेदर रहे और ह्यूमिड वेदर रहे तो उस समय में ये पर्पल ब्लॉच अधिक आता है। स्टेम फिल्म ब्लॉच और पर्पल ब्लॉच के लिए उपचार एक ही है। ये दवाइयां जो मैंने बताई, मैनकोजेब है, ट्राइसाइक्लाजोल है, हेक्साकोनाजोल है, प्रोपागोनाजोल है, ये सभी दवाइयां कारगर है। और दवाएं छिड़कते समय इसमें स्टिकर जरूर डालें और अलट पलट के दवाई छिड़काव करें। एक ही प्रकार की दवाई लगातार छिड़काव न करें, इस बात का ख्याल रखें। और बीमारी यदि अधिक हो गई तो आप 8-10 दिन के इंटरवल पे छिड़काव करें। यदि बीमारी का प्रभाव कम है तो आप 15-20 दिन के इंटरवल पे छिड़काव करें तो फायदे कारक है। इसी प्रकार स्क्लेरोसियम रॉट, ये तने के पास ये फंगस अटैक करता है, तो इसके लिए कार्बेंडाजिम आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। और जहां शुरुआत में ये थोड़े से एरिया में आता है तो ड्रेंचिंग भी आप इसको वहां पर कर सकते हैं। गार्लिक में वायरस, ओनियन येलो डॉर्फ वायरस, इस प्रकार के आपको लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यह लीक येलो स्ट्राइप वायरस, आयरिश येलो स्पॉट वायरस, इस प्रकार के विषाणु जन्य रोग आते हैं जैसे। और विषाणु जन्य रोग का एक बार यदि खेत में आ गया तो इसकी कोई रोकथाम नहीं है। इस कोई भी विषाणु जन्य रोग का रोकथाम बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको एक तो वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल ये लेना जरूरी है। और इसलिए मैं कहता हूं कि एक ही खेत का लहसुन 2 बार से अधिक मत यूज करें, आप अलट पलट के यूज करें, दूसरे से लहसुन लाएं। और इसमें थ्रिप्स जो है ये वायरस को बढ़ाता है, टाइफाइड भी बढ़ाता है, तो इसके लिए आप प्रोफेनोफॉस है या कार्बोसल्फोन है या पिप्रोनिल है, ये जो कीटनाशक दवाइयां हैं, ये स्टिकर के साथ मिलाकर छिड़काव करेंगे तो ये वेक्टर जो है इस समय पे छिड़काव करेंगे तो वायरस आपके खेत में नहीं फैलेगा। लेकिन यदि एक बार फैल जाता है तो पत्तियां तो बढ़ती दिखेगी लेकिन आपके फसल पर उत्पादन पर बहुत असर करेगा। और इसी प्रकार थ्रिप्स, इसमें कीड़ा जो ये बात करें तो सबसे घातक कीड़ा थ्रिप्स है और ये वायरस को भी स्प्रेड करता है। तो ये नई पत्तियों के बीच में ही अटैक करता है, पुरानी पत्तियों में दिखता नहीं है। और किसान भाई क्या करते हैं, जब पत्तियों पर धब्बे दिखाई देने लगते हैं या पत्तियां मुड़ने लगती हैं उस समय स्प्रे के लिए दवाई लेता है, परंतु स्टेज निकल चुकी होती है। तो स्प्रे कब करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखने के लिए ETL लेवल, यानी आप सुबह 9-10 बजे के करीब खेत में 3-4 दिन के आड़ में नई पत्तियों को खोल के देखिए। एक एक पेड़ पर अंदाज से 20 से 25, यदि बारीक बारीक से जो कीड़े दिख रहे हैं अंदाज से यदि इतनी संख्या हो तो छिड़काव करने की जरूरत नहीं। लेकिन इससे अधिक यदि संख्या बढ़ने लगे तो उस समय आपकी फसल भले ही तंदुरुस्त दिखती हो परंतु प्रोफेनोफॉस या कार्बोसल्फोन या पिप्रोनिल का छिड़काव स्टिकर डालकर अवश्य करे तो आपकी फसल थ्रिप्स से बच सकती है और कम छिड़काव लगेगा। इस स्टेज पर आपने छिड़काव नहीं किया तो आपको 5-6 छिड़काव भी करने के बाद आपको उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ आप 10 बाय 20 मीटर के कैरियों के आजू बाजू
मक्के की 2 लाइन, लहसुन लगाने के 1 महीना पहले मक्के की यदि 2 लाइन लगा लें तो जैसे बाहर में हमको 4 छिड़काव लगते हैं, तो मक्के के भीतर वाले प्लॉट के अंदर में आपको 2 छिड़काव में ही काम हो सकता है। इसी प्रकार लहसुन में माइट्स या निमेटोड तो उतना अधिक नहीं आता है, पर कई बार बहुत कम आता है, लेकिन माइट्स का प्रभाव भी देखा गया, इसमें यूरिफाइड माइट्स भी आती है। तो माइट्स कंट्रोल करने के लिए आपको डाइकोफॉल 0.2% और सल्फर 0.05% ये छिड़काव करेंगे तो अच्छा रहेगा। सल्फर के साथ साथ आप इवन कोई सा कीटनाशक जो है प्रोफेनोफास है, कार्बोसल्फान, ये भी आप छिड़काव करेंगे तो माइट्स जो है इससे आप बचाव कर सकते हैं। माइट्स पत्तियों के शिरा के बीच में ये छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक कीड़े आप ऊपर के चित्र में देख रहे होंगे रहते हैं, और इसके कारण पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, गोलाकार होने लगती है। तो इस प्रकार आप माइट का कंट्रोल करेंगे तो फायदा होगा। इसी प्रकार गार्लिक में आप देखे होंगे डिफॉर्मिटी होती है कि कई नई पत्तियां फूटने लगती है। जब गार्लिक पकने को आता है उस समय नई पत्तियां फूटने लगती हैं। तो ये इसके कारण क्या है? एक तो लेट लगाया गया होगा गार्लिक, असंतुलित खाद दिया गया होगा, या पानी देने में गैप कर दिया होगा, या अधिक पानी दिया हो, या नत्र की मात्रा सिफारिश की गई मात्रा से अधिक दी गई होगी, और समय पे परिपक्व होने के पश्चात आपने पानी यदि नहीं रोका होगा तो इस प्रकार के जो कलियां हैं उसमें अंकुरण चालू होता है और नई पत्तियां फूटने लग जाती हैं। तो इस प्रकार इस चीज को आपको बचाव करना होगा। अब गार्लिक निकालना कैसे है? तो गार्लिक लगभग 130 से 140 दिन के पश्चात आप पानी तोड़ दीजिए, और गर्दन, या तो कुछ गार्लिक की गर्दन गिरने लगती है या गार्लिक की पत्तियां पीले पड़ने लगती हैं, तो लगभग 50% पत्तियों में यदि गर्दन गिरने लग जाए तो उस समय आप पत्ती समेत लहसुन को निकालिए। ये बात ख्याल रखिए कि पूरा सूखने के पर मत निकालिए। पत्ती समेत निकालने के पश्चात इसको 25-30 गार्लिक जूड़िया बना लीजिए पत्ती समेत, और जूड़िया बनाने के पश्चात आप इसको खेत में ही एक इस प्रकार की जूड़िया बनाकर खेत में 5-7 दिन इसको सूखने दीजिए, जिससे कि पत्ती की नमियां सूख जाएगी, पत्ती का रस लहसुन के अंदर उतर जाएगा। उसके पश्चात इस प्रकार ये आप गार्लिक उखाड़ सकते हैं, जुड़िया बना सकते हैं। और ये पत्ती जहाँ है छांव नहीं है तो आपने आजू बाजू मट्टी ढाक दी और पत्तियां ऊपर रख दी, इस प्रकार आप क्यूरिंग कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे की पत्ती से ढक कर खेत में रख सकते हैं, और या फिर छांव में आप इसको कम से कम 15 से 20 दिन रख दीजिए। इससे क्या होगा कि पत्तियां सूख जाती हैं और गार्लिक के ऊपर एक आवरण तैयार होता है। और इस प्रकार जो सूखा हुआ लहसुन है आप इस सिफारिश किए गए स्टोरेज स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। तो स्टोरेज स्ट्रक्चर में रखने के लिए आप इसको इस प्रकार का रखिए, घेरा बनाकर गोल, कि लहसुन का भाग बाहर रहे और पत्ती का भाग अंदर साइड की रहे। इस प्रकार हवादार स्टोरेज स्ट्रक्चर में आप जैसे बीच वाला स्टोरेज स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये बम्बू का बना हुआ है और छप्पर का बना हुआ है। बहुत गरीब किसान, छोटा किसान भी बना सकता है, और इसमें खर्चा जो है काफी कम आता है। 15-20 हजार रुपए में आप 5 से 10 टन इसमें लहसुन आराम से रख सकते हैं। और कम यदि लहसुन होगा तो आप लहसुन की जुड़िया बनाकर टांग कर भी इसको रख सकते हैं, या मल्टी लेयर जुड़िया बनाकर इसको तार पर टांग के भी पत्ते समेत रखा जा सकता है। और लहसुन उखाड़ने के 1 महीने पश्चात, जैसा कि लहसुन अपने पानी छोड़ दिया है और 1-2% जब गर्दन गिरने लगती है तो कार्बन जब छिड़काव कर देंगे 1 ग्राम प्रति लीटर, तो लहसुन में भंडारण में रोग कम आता है। भंडारण करने के बाद लहसुन में कोई भी कीटनाशक या बुरशीनाशक का छिड़काव न करे, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि खाने वाला पदार्थ है और हम यदि इसमें छिड़काव करते भी हैं, अब हमारा तो किसान भाइयों को लगता है फायदा तो होगा, लेकिन हम एक दूसरे को जहर बेचेंगे और ये हानिकारक है। तो इस प्रकार स्टोरेज स्ट्रक्चर, कम्युनिटी स्टोरेज स्ट्रक्चर, मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर, जालीदार स्टोरेज स्ट्रक्चर में आप लहसुन ढेरी बनाकर इसको संचालित रख सकते हैं। लहसुन में पेनिसिलियम स्टोरेज में भी भंडारण में पेनिसिलियम रॉट या बेसल रॉट जो है, फिजियर ऑक्सीस्पर्म, ये बीमारी भी आती है। तो इसको मैंने पहले भी किया कि यदि बैक्टीरियल बीमारी आती होगी तो आप हार्वेस्टिंग के एक पहले इसमें जैसे कि कार्बनिज्म का छिड़काव किया है, इसी प्रकार स्टेप्टोसाइक्लिन का भी आप छिड़काव 1 महीना पहले कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज और फंगल डिजीज से आप
स्टोरेज में काफी हद तक बच सकते हैं। लेकिन स्टोरेज करने के लिए फील्ड क्यूरिंग और शेड क्यूरिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है, और हवादार एरिया में स्टोरेज करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार ब्लैक मोल्ड हो गया, और ये बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, इरविनिया कैरोटोरा, तो इस प्रकार की अनेक बीमारियां भी स्टोरेज में आती है। इसी प्रकार लहसुन का हम प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, और इसका प्रोसेसिंग काफी उद्योग बढ़ता जा रहा है। पूरी लहसुन की पकड़ियां सोलर एनर्जी का यूज करके आप सुखा सकते हैं, इसके दाने बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं। आजकल तो इसमें एलिसिन की मात्रा अधिक होती है, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, हार्ट डिजीज के लिए ये काफी फायदेमंद है, और इसके कैप्सूल भी बाजार में उपलब्ध होने लगे हैं। तो इस प्रकार का एक अच्छा व्यवसाय किसान भाई महिला बचत गट के माध्यम से भी डेवलप कर सकता है, और इस पाउडरों को कैप्सूल के रूप में भी किसी कंपनियों के माध्यम से मार्केटिंग की जा सकती है। तो हमारा अखिल भारतीय लहसुन अनुसंधान प्रयोग जो है 28 केंद्रों में चलता है। तो जैसा कि निंदा नियंत्रण, इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन किए हैं। निंदा नियंत्रण के लिए 28 सेंटर पर ट्रायल किए गए, तो ऑक्सीफ्लोरोक्विन ये काफी कारगर पाया गया है। इसी प्रकार 150 या कहीं कहीं जमीन के अनुसार 110 किलोग्राम, 40 किलोग्राम और 60 किलोग्राम फास्फोरस, पोटाश और गंधक, और इसके साथ साथ एजिस्पेरम फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, और इसके साथ साथ सड़ा हुआ गोबर का खाद 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, ये बहुत जरूरी है। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। तो इसी प्रकार कीड़े और बीमारी के मैंने पहले बताया कि पिप्रोनिल आप छिड़काव कर सकते हैं यदि थ्रिप्स को ही बचाना है, और थ्रिप्स को हमने समय पर यदि कंट्रोल कर लिया तो स्टेम फ्लेमर और पर्पल बॉज ये भी बहुत कम आता है। और दूसरा मैंने बताया बैरियर क्रॉपिंग, उसके अलावा ईटीएल लेवल पर छिड़काव करना, और सामूहिक रूप से 3-4 दिन के अंदर में उस पूरे एरिया में सभी किसानों ने मिलकर छिड़काव करना चाहिए, तो छिड़काव कारगर होगा। नहीं तो एक किसान आज छिड़काव करता है, दूसरा किसान 10-15 दिन बाद छिड़काव करता है, तो दोनों किसानों को दवा की मात्रा ज्यादा लगती है, और ये इस खेत की कीड़े बीमारी दूसरे खेत में चले जाते हैं, फिर दूसरे खेत की कीड़े बीमारी हमारे खेत में आते हैं। तो इसलिए उस एरिया में 3-4 दिन के अंतर पर सामूहिक स्प्रे यदि होगा तो आपको खर्चा भी कम लगेगा और उत्पादन भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार आप अधिक उत्पादन दे सकते हैं, और आपकी संदेश अपने भोजन में अधिक से अधिक लहसुन और प्याज का प्रयोग करिए, और स्वस्थ और तंदुरुस्त रहिए। इतना बोलकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय कृषि विज्ञान। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके से लहसुन की खेती और उसके आने वाले रोग बीमारियों के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताया। तो सर अभी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ लोगों के हैंड रेज हैं। जरूर जरूर जी, तो सबसे पहले जिन लोगों के हैंड रेज हैं, अभी किसी का हैंड रेज नहीं है, हाँ है, तो मैं अनम्यूट करता हूँ। और राजकुमार परमार जी, आप प्लीज आइए और अपना सवाल सर से पूछ सकते हैं आप। जी राजकुमार जी प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछा था कि सर आपने अभी तक वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर रहते ना, हाँ उनका सर डोज नहीं बताया, मतलब कितने दिन के अंतराल में देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर वैसे देखा है तो बहुत महंगे पड़ते हैं। आप बेसल में फास्फोरस, पोटाश और गंधक डाल दीजिए, और नत्रजन को आप 6 या 7 भाग में 10-10 दिन के इंटरवल पर इक्वल भाग में यदि दे देंगे डायमोनियम सल्फेट या यूरिया के माध्यम से, तो भी अब कारगर हो सकता है। मतलब तत्व वही होने चाहिए जो सिफारिश किए गए हैं, और आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 6 दिन के इंटर मतलब 10-10 दिन के इंटरवल पे 6 इक्वल डोज में एनपीके को बांट कर देंगे तो ये फायदेकारक होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है आशुतोष शर्मा जी। आइए सर, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ जो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर आपने हम लोगों को बताया है, हाँ उसमें जो एन यानी कि जो नाइट्रोजन कंटेंट है, हाँ, उसमें हम यूरिया की जगह अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। आप सोर्स पर कोई भी हो सकता है, यूरिया जरूरी थोड़ी कि यूरिया ही देना है।
DAP कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। शुरुआत का आप 19-19-19 है, 15-15-15 है बेसल डोज, उससे भी दे सकते हैं आप। सर यूरिया में ये होता है कि थोड़ा सा कॉस्टिंग कम बैठ जाता है। नहीं अदरवाइज क्या होता है, कैल्शियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट में जाते हैं तो थोड़ा सा कॉस्ट उसका 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। नहीं तो आप, मैं बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी खाद से जो भी इकोनॉमिक होगी, आपको फायदेकारक होगी, किसी जी भी खाद से इन डोज को दे सकते जी सर। सर मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है कि हैं। अभी जो गवर्नमेंट ने नैनो यूरिया लॉन्च किया है, जिसमें वो हाँ, बता रहे हैं कि लगभग लगभग एक बॉटल जो है वो एक बैग के बराबर है। तो जो आपने 3 से 4 या 5 भागों में जो नाइट्रोजन की मात्रा बताई है कि हाँ, आप 10-10 15-15 दिन के अंतराल में नाइट्रोजन को डाल सकते हैं, तो हाँ। क्या स्प्रे फॉर्म में हम लोग नैनो यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें? अब देखिए, स्प्रे फॉर्म में और जमीन में देना बहुत फर्क होता है। जी बिल्कुल। नैनो यूरिया का अभी प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में जमीन में भी देना जरूरी होगा। स्प्रे फॉर्म में उतना कारगर नहीं हो पाएगा। हाँ सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, जी नमस्कार सर। हाँ सर अगला नमस्कार। प्रश्न लेते हैं अनुभव हाँ जी, कुमार पटेल जी का। अनुभव जी अनम्यूट करें अपने आप को और प्रश्न रखें अपना। अनुभव कुमार पटेल जी, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं नरसिंहपुर से हूँ। मेरा हाँ प्रश्न जी, ये था सर कि जो हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करते हैं हाँ। लहसुन में, तो क्या इसका 90 दिन पे उपयोग करना उचित रहता है या अनुचित रहता है, या हम इसका उपयोग कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, तो नहीं, आप इसके यदि क्या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर यूज करते हो आप? सर मैं तो अभी मतलब ऐसा है कि जो रासायनिक जो खाद बेचते हैं उनकी रिक्वायरमेंट पे कोई भी कर देता हूँ उपयोग। देखिए, आप लहसुन लगाने के 60 दिन के बाद 19 19 जी 19 का छिड़काव कर सकते हैं, या जी 0050 यानी पोटैश, जी पोटैश का छिड़काव कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो जी माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव कर सकते हैं। इतना ही जी सफिशिएंट है। जी सर। सर और हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि सर जो हम खरपतवार जो डालते हैं रोकने के लिए, जो भी फर्टिलाइजर उसमें, हाँ। तो वो डालना उचित रहेगा कि निदाई करवाना उचित रहता नहीं, है? पहला खरपतवार डालना बहुत फायदेकारक है, क्योंकि आपको लेबर कम लगेंगे और शुरुआत में लहसुन की पैदावार अच्छी होगी। तो जी नहीं तो क्या, खरपतवार बढ़ जाएगा और लहसुन की जो खाद पानी जो है जमीन में दिया हुआ, सारा खरपतवार जी पी जाएंगे। तो पहला जो ऑक्सीफ्लोरोक्विन है या स्टाम्प है, पहला जो खरपतवार वापरना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेकंड आप जरूर निदाई गुड़ाई करिए। धन्यवाद सर। सर अगला प्रश्न लेते हैं रोशन जी का। अगला प्रश्न है, रोशन जी अनम्यूट करें और अपना परिचय देते हुए प्रश्न रखें। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। सर हम लोग यहाँ पे एक्सटेंशन फील्ड में भी बहुत काम कर रहे हैं किसानों के बीच में। तो यहाँ हाँ, पे जैसे कि पोटेशियम फर्टिलाइजर है, हाँ, आपने बताया कि टॉप ड्रेसिंग में नहीं देना, अपने को बेसल डोज में देना है स्टार्टिंग में ही। हाँ, क्योंकि लेकिन स्लो रिलीज होता है पोटेशियम एक्चुअली। हाँ जी, हाँ ये लेकिन हम समझाते, लेकिन यहाँ पे फार्मर्स के बीच में एक मिथ बना हुआ है कि हाँ। अगर हम पोटेशियम फर्टिलाइजर्स को 70 डेज आफ्टर प्लांटिंग अगर देते हैं तो हम्म। उसमें उसकी क्लो का साइज बढ़ जाता है, अच्छी क्वालिटी आती है, शाइन आती है। तो हाँ, ये प्रैक्टिस बहुत है, क्या ये सही है? क्या इसके कोई नहीं, रिसर्च? बेसल डोज तो आपको देना ही पड़ेगा। 70 डोज के बाद आप स्प्रे फॉर्म में 1-2 स्प्रे दे सकते हैं। अच्छा, सॉइल एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है, क्योंकि 70 डेज के बाद तो लागू होगा ही नहीं उतना। हाँ और सॉल्युबल फर्टिलाइजर में भी देना है तो आप शुरू के 60-70 दिन में दे दीजिए। जी जी। तो ये एक प्रकार से गलत प्रैक्टिस ही है ये यहाँ पे। गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि 70 दिन के बाद उतना फायदा नहीं। स्प्रे फॉर्म में दे दीजिए तो भी चल जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक सर। ओ, धन्यवाद सर। सर अगला प्रश्न सुखविंदर जी का है, फतेहाबाद से। सुखविंदर जी अपना प्रश्न रखें, अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये आपने स्टार्टिंग में चाइनीज लहसुन का जिक्र किया था, हाँ, तो वो चाइनीज लहसुन कहाँ से मिल सकता है सर, उसका सीड?
उसका साइज काफी बड़ा रहता है और यूज में भी, छीलने वगैरह में भी आसानी रहती है। चाइनीज लहसुन लेकिन मैदानी भागों में नहीं ले सकते हैं, ख्याल रखिए। पहाड़ी भागों में, करनाल वगैरह में वो आ सकता है, अच्छा आता है। हाँ तो जी, उसका बीज आपको NHRDF के थ्रू एग्रीफॉर्म पार्वती जो है वो चाइनीज लहसुन प्रकार का ही है, या फिर ठीक है जी, G404 है। ये बड़ी ठीक है पकड़ी जी। वाला है, लेकिन मैदानी भाग में नहीं आएगा, ये ख्याल रखिए। सर कई साल पहले मैं घर के यूज के लिए थोड़ी सी जगह लगाता हूँ, जिस तरह भी 50 फुट या हाँ, पंजाब 1 साइड में लाइन हो में सकता लगा। है वो, हाँ पंजाब साइड जी, में हो सकता है, तो आप NHRDF से संपर्क कर सकते हैं। और एग्रीफॉर्म पार्वती या एग्रीफॉर्म पार्वती 2, ये हाँ लहसुन जी, की किस्में चाइनीज गार्लिक की प्रकार की है। ठीक है सर। फिर उन तक कैसे पहुंचे सर हम? तो आप NHRDF दिल्ली जो है उनसे संपर्क कर सकते हैं, और करनाल में वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वहां से हाँ आप जी, लहसुन ले सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे देखेंगे तो करनाल में उनके वेबसाइट में उनके डायरेक्टर से संपर्क करके और हाँ जी, करनाल में मल्टीप्लिकेशन का होता है, तो वहां से आप इसको ले सकते हैं। और हिमाचल में भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो NHRDF से कांटेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर अगला प्रश्न लेते हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी सर, KVK सागर से। सर अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार सर, लहसुन की रिसेंट की कोई वैरायटीज आपके पास अभी अवेलेबल हो सकती हैं कल्टीवेशन के लिए, थोड़ा बहुत क्वांटिटी में भी 20-50 किलो? अब तो क्या है, अक्टूबर, आज कितनी तारीख हो, 11 तारीख हो गई, 15-20 अक्टूबर के बीच में तो लग जाना चाहिए, इसलिए हमारे पास सारा लहसुन देखा है तो बिक चुका है। कहीं मैंने भी मेरे को एक्चुअली इसकी रिक्वेस्ट भेजी थी सर आपके यहाँ, हाँ हाँ लेकिन हाँ, उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला, रिस्पांस तो नहीं आया मैं उसका कोई। पता मैंने करता हूँ रिक्वेस्ट कल, आपको कुछ क्वांटिटी यदि हो सकती है तो मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ क्वांटिटी थोड़ी बहुत जितनी भी हो जी मिल पाए, मैं प्रयास करता हूँ। जी सर, ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। सर अगला प्रश्न लेते हैं सौरभ कुमार जी का। सौरभ जी अनम्यूट करें अपने आप को और प्रश्न रखें। सर मैं गुड इवनिंग सर, मैं गुड सौरभ इवनिंग। कुमार मुंगेर बिहार से। हाँ सर जी, अगर हम ऑर्गेनिक पद्धति से लहसुन की खेती करें तो हाँ, उसमें क्या बायो फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं? जैसे करना ही पड़ेगा। बायो जो फर्टिलाइजर नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिक सोर्स को वो अवेलेबल कैसे करा पाएगा वो? NPK वगैरह जो है वो सोर्स अवेलेबल कराने के लिए बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करना ही पड़ेगा आपको। जी सर, तो इसमें छोटा छोटा हो सकता है लहसुन नहीं, सर? इसमें क्योंकि भाई मुख्य तत्व तो उतना मिलना चाहिए NPK, अब वो किसी सोर्स से भी दे सकते हैं आप। उसमें आपको एजेटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरलम वगैरह हो गया, या आपको फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया वगैरह हो गया, या आपको जमीन में डालना पड़ेगा। और रोग वगैरह नियंत्रण करने के लिए, कीड़े वगैरह नियंत्रण करने के लिए स्पेनिसाइड का स्प्रे हो गया, नीम ऑयल का स्प्रे हो गया, इस प्रकार का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो जमीन में आप ऑर्गेनिक लग सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन आपको बायो फर्टिलाइजर में ये सूक्ष्म जीवाणु जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये फिक्स करने वाले बैक्टीरिया भी आपको डालने पड़ेंगे। धन्यवाद जी सर। सर, सर अगला धन्यवाद। प्रश्न लेते हैं महेश पटेल जी का। महेश जी अपना प्रश्न रखें। आदरणीय महेश जी अनम्यूट करें। जी सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मेरे 2-3 प्रश्न हैं। हाँ जी। पहला तो सर ये है कि जो लहसुन की फसल को एक ही खेत में कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर महेश जी थोड़ा लहसुन जोर की से फसल बोले। को लहसुन की फसल को एक ही खेत में कितनी बार रिपीट कर सकते हैं सर? तो लहसुन की फसल को सर एक ये ही पूछ खेत रहे हैं में कि एक खेत में कितने बार लहसुन की फसल लगाई जा सकती है सर? फसल देखिए, मैं तो काटने कहूंगा की। क्रॉप रोटेशन करके लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा, 2 बार ज्यादा से ज्यादा लगा लीजिए, उसके बाद क्रॉप रोटेशन करिए। नहीं तो सॉइल बॉर्न डिजीज है और लहसुन से होने वाली जो भी कीड़े बीमारियां उसमें बढ़ती जाएगी। और 4-5 बार आपने लहसुन लगातार लगाते रहे तो आगे लहसुन में उत्पादन में घटना होता जाएगा। जी 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 सर। सर दूसरा प्रश्न ये था हाँ कि लहसुन का जो जिस साल प्रोडक्शन अच्छा है, थोड़ा जोर से बोले महेश जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है महेश जी। अब ठीक आ रहा है सर? जी रखें प्रश्न। हाँ, ये था कि जिस प्रोडक्शन उसका अच्छा होता है उस साल रेट नहीं मिलते हैं और स्टोरेज करने पे उसका जो है वेट लॉस होता है। तो किसान के स्तर पे कोई छोटा प्लांट कोई लगता है जिससे वो प्रोसेसिंग करके छोटे स्तर पे अपने लहसुन का कोई
प्रसंस्करण करके उसको बेच सके। आवाज बहुत कम आ सर रही है। सर इनका प्रश्न था कि लहसुन का फसल जिस साल प्रोडक्शन ज्यादा होता है, रेट कम मिलता है, और अगर उसको हम स्टोर करते हैं तो उसका वेट लॉस हो जाता है, तो कुछ किसान इस अपने स्तर पे कुछ वैल्यू एडिशन करके, प्रोसेसिंग करके उसका कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सके, कुछ ऐसा ये तो कुछ मैंने राय बताया ना, सूखे हुए लहसुन का अचार वगैरह है, लेकिन कांस्टेंट प्रोडक्शन करेंगे तो ही अच्छा है ना। एक साल आप बनाओगे फिर दूसरे साल आप सप्लाई नहीं कर पाओगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ प्लानिंग करके खेती करिए तो ही हमारा एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग भी सक्सेसफुल होगा। नहीं तो प्रोसेस कर सकते हैं आप, सुखा सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं, कैप्सूल बना सकते हैं, उसका अचार बना सकते हैं, इस प्रकार के प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं आप। ओनियन गार्लिक पेस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट जी सर, धन्यवाद सर। सर नेक्स्ट प्रश्न सर महावीर जी का है। महावीर जी अनम्यूट करें। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर मैं ऐसे पूछ रहा था, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम फ्लड इरिगेशन से लहसुन लगाते हैं, ठीक है। और इस बार क्या होता है, थोड़े से एरिया में मैं ड्रिप से लगाने की सोच रहा हूँ। हाँ और जैसे कि आपने अभी बताया कि ड्रिप से हमें दो तीन दिन में पानी देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो जैसे क्या होता है, अभी क्या होता है हम फ्लड इरिगेशन में लगाते हैं, तो उसमें क्या है ना, लहसुन में जो ऊपर क्लेयर निकलती है, क्या बोलते हैं, परिपक्व के टाइम पे उसके हाँ बाद हम पानी देना बंद कर देते हैं। हाँ तो क्या हमें ड्रिप में भी पानी देना बंद करना पड़ेगा उसके बाद? बिल्कुल, क्यों नहीं, मैच्योरिटी के टाइम पे तो पानी बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्यूरिंग भी अच्छा नहीं होगी, स्टोरेज में भी ढंग से नहीं टिकेगा, और नई नई कलियां पत्तियां फूलना चालू हो जाएंगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जैसे ड्रिप में क्या होता है, थोड़ा कम पानी लगता है तो नहीं नहीं बाद में नहीं नहीं नमी? नहीं, कम पानी लगता है लेकिन वो उत्पादन अधिक देता है। 15-20% आपको फ्लड से उत्पादन अधिक मिलता है, 40% पानी कम मिलता है, बाकी फ्लड से पानी पूरा जमीन में चला जाता है। तो इसलिए अच्छा पानी तोड़ना तो जो मैच्योरिटी के टाइम पे, चाहे फ्लड हो, चाहे ड्रिप में हो, चाहे स्प्रिंकलर में हो, तोड़ना ही पड़ेगा। ड्रिप से क्या ना, मैं बेड में लगाने की सोच रहा हूँ सर, क्या? यानी बिल्कुल अधिक उत्पादन मिलता है ड्रिप में। अच्छा, हाँ बिल्कुल सर, यही सवाल था सर मेरा। धन्यवाद धन्यवाद सर। सर अगला प्रश्न लेते हैं आशुतोष शर्मा जी का। आशुतोष जी अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर मेरा प्रश्न ये था आपसे हाँ कि जो रिकमेंडेड आपने फर्टिलाइजर बताया है, साथ में FIM, हाँ आखिरी जुताई के पहले आपने बताया FIM यूज करने के लिए। सर ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है फील्ड में कि अगर आखिरी जुताई में अगर हम FIM दे रहे हैं, तो जो रासायनिक खाद है वो क्या इसके पहले दिया जाए? नहीं, रासायनिक खाद लगाने के उसी समय भी दे सकते हैं, या पर फिर सर लगाने के 3-4 दिन पहले भी मिला सकते हैं। सर उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर रासायनिक खाद में अगर हम लोग यूरिया का उपयोग करते हैं, और नहीं यूरिया यूरिया मत, अगर नहीं यूरिया क्या करिए, लगाने के 10 दिन बाद भी देंगे तो भी चल जाएगा। अच्छा हाँ अच्छा सर, हाँ, तो यूरिया उस समय अगर ड्रॉप भी कर दें, 10 दिन बाद उस भी समय दें तो चल छोड़ दीजिए जाएगा? यूरिया, और लगाने जी। के 8-10 दिन बाद पानी देने के बाद फिर दे दीजिए। तो सर बाकी जो आपने बताया फास्फोरस, पोटास और जो जिंक की आपने मात्रा बताई, जिंक सल्फेट की, इन सबको मिलाकर और दे सकते हैं फिर पहले? हाँ ये पहले दे दीजिए, बिल्कुल। जी सर, ओके, थैंक यू सर। हेलो हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछ रहा था कि ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट कब करना चाहिए, मतलब कितने दिन बाद करना चाहिए? भाई ट्राइकोडर्मा तो जमीन में मिला दीजिए गोबर के खाद के साथ, जैसा मैंने बताया ना, 15 दिन उसको मल्टीप्लाई करिए सड़े हुए गोबर में भिगोकर हल्का सा, और इधर इंदौर की तरफ सर जो अमरेट, वो कौन सी वेराइटी है सर? जैसे जीवन G2 होती है ना, तो सर वो कौन सी वेराइटी है, मतलब ये जानना था। G282 आपके यहाँ ज्यादा अच्छी चलती है इंदौर साइड में। 189 हो गया, G282 हो गया, ये अच्छी चलती है।
सर इसमें मैगोट की भी प्रॉब्लम आती है क्या लहसुन में? मैगोट वगैरह इतना वो जहाँ कच्चा गोबर वापरा हो, पानी का ड्रेनेज कम हो और सड़ने लगता हो तो मैगट वगैरह आते हैं, वैसे मैगट उतना अटैक नहीं करता है। धन्यवाद सर। सर अगला प्रश्न लेते हैं। महोदय जिनका नाम लिखा नहीं है, पीजी करके नाम है, काइंडली अपना परिचय दें और अपना प्रश्न रखें। अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम प्रयाग गुप्ता है। मैं मंडला में गार्लिक की फार्मिंग करता हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर। 2-3 क्वेश्चंस थे मेरे। पहला जो लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड कि सर स्टार्टिंग में जब हम बायो फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, मैं FYM नहीं दे रहा हूँ, वर्मी कंपोस्ट दे रहा हूँ क्योंकि FYM अवेलेबल नहीं है। चलेगा तो ना, उसके वर्मी साथ कंपोस्ट हो, नीम केक हो, कोई भी ऑर्गेनिक फॉर्म में चल सकता है। ठीक है, तो सर वर्मी कंपोस्ट के साथ बायो फर्टिलाइजर्स तो मिक्स करके मैं दे रहा हूँ, बट सर उसके साथ जो पहला बेसल डोज होता है वो मतलब कैसे देना है जमीन पे? अगर मैंने जब लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे वर्मी कंपोस्ट डाल के मिक्स करा दिया, ओके ठीक है, तो उसके बाद सर मतलब उसके पहले बेसल डोज डाल के मिक्स कराना है कि जमीन के साथ ही मिक्स करा दूं उसी के साथ? नहीं मतलब कैसे? आप ही जो FYM डाल रहे हो उस समय भी फास्फोरस, पोटाश और गंधक डाल सकते हैं, नत्र मत डालिए। अच्छा, चल सकता है, या लगाने के 4-5 दिन पहले भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो मतलब दोनों चीज प्लांटिंग के पहले लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे यूज कर जमीन के सकते अंदर, हैं। क्योंकि क्या है ऊपर डालेंगे तो ये नीचे अवेलेबल होता है, ऊपर डालेंगे तो जड़ों को अवेलेबल हो नहीं पाएगा ये। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद सर जो हमारे मतलब ऊपर से हम फर्टिलाइजर्स देते हैं बाद में 15-20 जो भी इंटरवल्स में, तो सर उसमें जो फर्टिलाइजर्स देते हैं मैं स्प्रिंकलर के थ्रू इरिगेशन कर रहा हूँ, तो उसमें वेंचुरी के थ्रू दे सकते हैं क्या वो फर्टिलाइजर्स? अब आपको बेसल में तो आपने दे ही दिया है, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर वगैरह, सिर्फ नाइट्रोजन आप दे सकते हैं स्प्लिट में करके। हेलो, ओके ओके, हाँ ओके। नेक्स्ट अब है प्रश्न ले ले। जी सर, अभी हैंड रेज है नहीं सर, चैट बॉक्स के प्रश्न लेने थे। शिव सर हैं अवेलेबल? शिव सर? हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। स्टार्टिंग में चैट के प्रश्न सर लेंगे सर आप? 1 मिनट में देखता हूँ। सर एक प्रश्न था विनोद कुमार जी का, होशंगाबाद जिले के लिए अनुशंसित प्याज की वैरायटी पूछ रहे हैं सर। वैसे तो ये जो G282, G189, भीमा पर्पल, ये वैरायटी होशंगाबाद साइड में भी आ सकती है। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ये स्पेसिंग कंफर्मेशन व्हेन वी यूज ड्रिप इरिगेशन, ये पूछना चाह रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन अगर यूज करना है तो स्पेसिंग क्या रखना है? स्पेसिंग 10 बाय 15 सेंटीमीटर नॉर्मल स्पेसिंग है, या 15 बाय 7.5 भी रख सकते हैं, लेकिन 10 बाय 15 इज स्टैंडर्ड स्पेसिंग। जी सर, धन्यवाद। सुरेश जी, सर एक प्रश्न है महावीर जी का। सर उनका प्रश्न है कि ड्रिप लगाने पर 2 से 3 दिन में पानी देना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ काली मिट्टी है तो पानी देने का अंतराल बढ़ा सकते हैं क्या? तो आप अनुभव के हिसाब से इवन नहीं भी बढ़ाया तो पानी का ड्यूरेशन कम कर दीजिए, मतलब जो है आधा, 1 पौन घंटा देना हो तो आधा घंटा दीजिए। जी सर, या फिर अंतराल बढ़ाकर ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, पानी का वो बढ़ा सकते हैं, यानी आप एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको स्टैंडर्डाइज कर लीजिए। जी सर, मतलब फार्मर अपने अनुभव के हिसाब से पानी का अगर अंतराल बढ़ा सकते हैं, या तो फिर पानी जो जिस दिन ज्यादा पानी दे रहे हैं कम पानी दे के भी काम मैनेज कर सकते हैं सर। सर दूसरा प्रश्न था सर, फ्लड इरिगेशन से लगाते हैं अगर लहसुन तो पौधों में ऊपर कलियां निकलने के बाद पानी बंद कर देते हैं, तो ड्रिप में भी बंद कर देना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, मैंने पहले बताया, पानी बंद करना चाहे ड्रिप हो चाहे फ्लड हो, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है। क्यूरिंग अच्छी होगी उससे और स्टोरेज अच्छा होगा। यदि आप कंटिन्यू पानी देते रहेंगे तो आपका स्टोरेज में टिकेगा नहीं लहसुन,
और नई नई पत्तियां फोड़ते रहेगा। जी सर, धन्यवाद। सर अगला प्रश्न है रजत व्यास जी का। सर इनका प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट या घन जीवामृत क्या दे सकते हैं और मात्रा क्या होनी चाहिए प्रति हेक्टेयर, और छोटी लहसुन ना बने इसके लिए क्या कर सकते हैं? भाई छोटी लहसुन ना बने इसके लिए तो पहली बात तो योग्य जाति होना चाहिए, और जो भी मैंने कल्टीवेशन पैकेज बताया है वो संतुलित होना चाहिए, समय पे होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आपका लहसुन का साइज बढ़ेगा। और या जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह तो मैंने सिफारिश कहा कि देना जरूरी है, देना ही पड़ेगा। FIM नहीं हो तो वर्मी कंपोस्ट दीजिए, 5 टन दीजिए प्रति हेक्टेयर तो भी चल जाएगा। जी सर, 5 टन प्रति हेक्टेयर। हाँ, 5 से 8, 7.5 टन प्रति हेक्टेयर दीजिए आप। जी धन्यवाद सर। सर अगला प्रश्न रोशन गहलानी जी का है। इनका प्रश्न है फार्मर्स ऑफ MP अप्लाइंग पोटेशियम फर्टिलाइजर एज टॉप ड्रेसिंग आफ्टर 70 DAP, इज इट राइट? नहीं, ये पहले भी अपनी चर्चा हो चुकी है। 70 डेज के बाद आप स्प्रे कर लीजिए, 2 स्प्रे पोटैश के कर लेंगे तो ज्यादा फायदे करेगा, बशर्ते आप ऊपर से डालेंगे। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर शैलेंद्र सिंह चौहान जी का प्रश्न है लहसुन में ठहरा हुआ पानी जैसे सर नदी या तालाब का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठहरा हुआ पानी का आप यूज करिए, पानी अच्छा हो तो कोई सा भी पानी यूज कर सकते हैं। हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, वो भी तो यूज करते हैं ना। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर। माइक्रोराइजा का उपयोग कितना कारगर होगा सर लहसुन में, पूछ रहे हैं। माइक्रोराइजा वेसिकुलर आर्बोस्कुलर माइक्रोराइजा भी कारगर, क्रॉप बेस्ड हो तो अच्छा रह सकता है, ऐसी बात नहीं है, फायदा कारक रहेगा। जी सर, धन्यवाद। सर राजकुमार परमार जी का प्रश्न है माइक्रो फर्टिलाइजर कब दें सर, पर कौन सा बेस्ट रहेगा? ये सब प्रश्न कवर हो चुका है सर। सर मंडला MP के लिए गार्लिक की वैरायटी का रिकमेंडेशन पूछ रहे हैं प्रयाग गुप्ता जी। वही मैंने जो बताया, गार्लिक की जो वैरायटी है ना, मैंने जो आपको दिखाई है, तो इनमें से 189 है, 380, 323 है, 292 है, या भीमा पर्पल है, फुले बसवंत है, ये वैरायटियां हर जगह अच्छी आती है। धन्यवाद सर। सर एक प्रश्न रजत व्यास जी का, सर जेनरिक प्रश्न है कि मिनी स्प्रिंकल कितने घंटे और कितने समय पर इस्तेमाल करें, और बेड की जमीन से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये शायद कवर हो चुका है सर प्रश्न। नहीं, ये तो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर 6 फीट के अंतर पर जनरली लगाया जाता है, और जमीन से लगभग, वो तो पानी कवरेज करना चाहिए पूरा, तो इसकी हाइट लगभग 1.25 मीटर से ज्यादा नहीं रहती है। और इसको भी आप ड्रिप के हिसाब से भी, जैसे ड्रिप में पानी देते हैं उसी प्रकार इसमें भी आप 3-4 दिन के इंटरवल पे लाइट इरिगेशन दीजिए। लेकिन इसमें वही डिजीज का थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से हम पानी देते हैं तो एक हाथ स्प्रे आपको ज्यादा लेने पड़ेंगे और पानी की क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। बाकी स्प्रिंकलर में अच्छा लहसुन ले सकते हैं। सर एक लास्ट प्रश्न है, थोड़ा सा फार्मर्स को कंफ्यूजन है, वो पूछ रहे हैं कि 150-50 में पर एकड़ के हिसाब से यूरिया कितना आएगा? हेक्टेयर है वो। जी जी सर, वो पूछ रहे हैं कि फार्मर्स को थोड़ा अब देखिए 100 किलो यूरिया देना 1 हेक्टेयर में, तो 220 किलो मतलब नाइट्रोजन देना है तो 220 किलो यूरिया लगेगा। जी जी सर। 60 किलो पोटैश देना है तो 1 हेक्टेयर में तो 83 किलो पोटैश लगेगा, मिनरल पोटैश। सर ये दुकानदार बता देगा उसमें सब। दुकानदार हो गए, ग्राम सेवक हो गए, कृषि सहायक हो गए, या कोई भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो गए, या एग्रीकल्चर कॉलेज या कृषि विज्ञान केंद्र, तो वहां पर कैलकुलेशन करवा लीजिए। जी जी बिल्कुल। मुझे लगता है चैट बॉक्स के सवाल सारे हो चुके हैं। ये 2 सवाल और हैं जो हैंड रेस किए हुए हैं। सुरेश जी इनको ले लेते हैं, उसके बाद फिर सर भी, समय काफी हो रहा है, सर को भी काम है। जी जी। अनिल ठाकुर जी अपना प्रश्न रखें, अनम्यूट करें और अपना प्रश्न रखें सर। आदरणीय अनिल जी। आई थिंक सर वो हट गए हैं। आदर्श दुबे जी, इनका हैंड रेज है। आदर्श जी अनम्यूट करें और अपना प्रश्न रखें। जी सर नमस्कार, मैं आदर्श दुबे, सागर मध्य प्रदेश से। हाँ जी सर, हमें जैसे हमारे यहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल है जो मध्यम भारी मिट्टी है, तो सर उसमें पोटैश की काफी मात्रा है पहले से,
तो क्या हम बेसल डोज में ना डाल के पोटैश को पोटैश के 0050 के स्प्रे कर दें 70-80 दिन पे? यदि तो पोटैश क्या आप उससे पूर्ति हो सॉइल सकती है? टेस्ट केस के आधार पर फर्टिलाइज देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और अवेलेबल फॉर्म में कितना है वो देखिएगा। जमीन में पोटैश तो बहुत सारा है, लेकिन अवेलेबल फॉर्म में कितना है इसका ख्याल रखना जरूरी है। सर इसके अलावा हम इसमें कल्चर का भी प्रयोग करें, कैसे करें इसमें, मतलब कंद में? काय का? जैसे सर हमें पोटेशियम सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का उपयोग करना है, तो इसको ट्रीटमेंट कैसे करें इस पर लहसुन का? फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया गोबर की खाद के साथ मिलाकर आप दे सकते जमीन में। ओके सर, थैंक यू। चलिए, बहुत सारा समय हो चुका है और जो है चैट बॉक्स सहित हैंड रेज के सभी प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो क्योंकि 9:30 भी बज चुके हैं, अतः जो है मैं डॉक्टर D.K. पयासी टीम बलराम संदेश की ओर से आज के इस 66वें वेबिनार की समरी प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज 7 से, जितना मैं समझ पाया हूं, 7 से ज्यादा राज्यों के किसानों ने अपनी सहभागिता दी और कुल 85 से ज्यादा किसान उपस्थित रहे, जिनमें से अधिकांश समय तक 75 किसान जो है बने रहे और उन्होंने सर के द्वारा जो नवीन किस्में एवं वैज्ञानिक उत्पादन तकनीकी के विषय में बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान को सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे किसान बीज उत्पादन के साथ साथ खरे रबी में प्याज की खेती, लहसुन को कितने बेहतर तरीके से उगाने सकते हैं और उससे ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बीज की उपलब्धता निश्चित रूप से अपने आप में एक जो है कड़ी है जो कि अधिक उत्पादन की दिशा में प्रयास है। तो मैं सर से टीम बलराम के माध्यम से अपने किसानों की ओर से यह आग्रह करना चाहूंगा कि सर आवश्यक है कि बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित की जाए और इस दिशा में अगर थोड़े से प्रयास में अगर हमारे सहयोग की आवश्यकता हो तो ICR के की ओर से जो है यदि उन्हें थोड़ा थोड़ा बीज भी उपलब्ध हो जाता है, वो क्वांटिटी कितनी भी हो, हमारा कृषि विज्ञान के अंतर्गत आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है। कृषि केंद्रों आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है। हम किसानों को भूमिका अदा कर सकते। चर्चा किया, तो यदि ऐसा कुछ मार्गदर्शन तो निश्चित रूप से हम लोग जो है उसका शीघ्र मल्टीप्लिकेशन करके और किसानों को उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेंगे। बहुत ही सारगर्भित और सहज एवं सरल भाषा में आज का यह वेबिनार निश्चित रूप से किसानों के लिए उत्साहजनक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में लहसुन के उत्पादन में प्रदेश विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बहुत ही अच्छा जो है उत्पादन करेगा। हमारे जो मालवा और निमाड़ के किसान है, साथ ही साथ जो हमारे बुंदेलखंड के किसान है, बहुत अच्छी खेती इन फसलों की करते हैं। और बीच में अगर आपको किसानों की ओर से मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह के तकनीकी मार्गदर्शन की यदि आपको आवश्यकता रहती है तो आप टीम बलराम संदेश से संपर्क करें। आपके प्रश्न को वैज्ञानिक के लेवल पे, प्रगतिशील किसानों के लेवल पे, या यदि हमारे समझ में नहीं आता है तो हम जो है प्रमुख वैज्ञानिक महोदय से जो है अनुरोध करेंगे और आपके प्रश्न वहां तक पहुंचाने में आपकी और वहां से जवाब प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण जो है कड़ी के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। मैं आदरणीय व्यास से आग्रह की जो है आज तो हमारे जो मुख्य
धन्यवाद डॉक्टर प्यासी साहब। सच में आज का जो विषय था वो बिल्कुल समय पर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने स्वयं ने बताया कि 15 अक्टूबर से इसकी बुआई चालू होनी है, और शायद इसीलिए किसान लोग हमें बार बार अनुरोध कर रहे थे। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारे एक निवेदन पर ही डॉक्टर साहब ने तुरंत सहमति दी, और आज का जो वेबिनार रहा सचमुच में बहुत उपयोगी रहा सभी के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, छात्रों के लिए, और विशेष रूप से किसानों के लिए। मैं सब की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से छोटी सी छोटी बात को आज आपने जितने महत्वपूर्ण तरीके से समझाया है, मेरे ख्याल से हर किसान इस लहसुन की खेती की बारीकियों को समझने में कामयाब रहा होगा, और निश्चित ही सभी किसानों को इसका फायदा मिला होगा। मैं साथ ही उन सभी वैज्ञानिकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो आज हमारे इस वेबिनार में उपस्थित रहे। सभी छात्र छात्राओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष रूप से सभी किसानों का आभार व्यक्त करता हूं जिनकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित हुए, और आज का यह महत्वपूर्ण वेबिनार जो है पूरी सफलता के साथ में संपन्न हुआ। सभी का एक बार फिर पूरे हृदय से आभार, धन्यवाद। जय बलराम। जय बलराम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।